स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ चैनल। आई एम शुभम शर्मा, योर इकोनॉमी फैकल्टी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो हाल फिलहाल मीटिंग हुई है उसमें रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है। क्या होता है रेपो रेट, क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, क्या होते हैं स्टैंसेस और क्या रेपो रेट का इफेक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर आता है, ये सब बातें हम लोग करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक डिटेल्ड वीडियो है, जरूर देखिएगा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और साथ साथ में इन जनरल भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये रेपो रेट क्या होता है, इसका क्या इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ता है। तो स्टार्ट करेंगे क्लास को। सबसे पहले जो चीज है वो यही हेडिंग है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग 2024, आरबीआई कीप रेपो रेट अनचेंज एट 6.5% फॉर 10th टाइम इन रो, स्टांस चेंज टू न्यूट्रल। नाउ व्हाट इज दैट, क्या होता है ये? देखिए, सबसे पहले तो हम लोन के प्रोसेस को समझते हैं कि इकोनॉमी में लोन का जो प्रोसेस है वो कैसे वर्क करता है। तो जो इकोनॉमी में लोन का प्रोसेस है वो कैसे काम करता है, सबसे ऊपर हमारा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि कंट्री का अपेक्स बैंक है, जो कि कंट्री का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। कमर्शियल बैंक्स हमारे कौन से हैं? जैसे एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है। These are कमर्शियल बैंक्स, ये सारे हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं। तो आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है एंड दीज कमर्शियल बैंक्स जो हैं ये फर्दर कंज्यूमर्स को लोन देते हैं, ये फर्दर कंज्यूमर्स को लोन देते हैं। आरबीआई जो है उसको हम बैंकर टू द बैंक भी कहते हैं। तो जैसे जैसे इकोनॉमी में मनी की डिमांड होती है, करेंसी की डिमांड होती है, आरबीआई करेंसी के इनफ्लो को बढ़ा देता है। तो अगर रेपो रेट जानना है कि रेपो रेट क्या है, तो रेपो रेट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का मतलब मैं बताऊं आपको। रेपो रेट रेफर्स टू दैट रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू द कमर्शियल बैंक। वो रेट जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है वो हमारा रेपो रेट होता है। क्योंकि जब हम एसबीआई में लोन लेने जाते हैं या पंजाब नेशनल बैंक में लोन लेने जाते हैं, तो एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक पैसा कैसे क्रिएट करेंगे? या दो तरीके हैं, या तो जो पैसा हम जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, उसी को वो लोन में देंगे। दूसरा क्या है, वो आरबीआई से लोन भी ले सकते हैं, आरबीआई से मनी बोरो भी कर सकते हैं और फिर वो आरबीआई को उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं। तो द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू द कमर्शियल बैंक्स या द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू द कमर्शियल बैंक, दैट इज रेपो रेट। नाउ स्टैंसेस ऑफ आरबीआई, अभी आपने देखा होगा इस पर्टिकुलर पेपर कटिंग में यहां पर लिखा है स्टैंस चेंज टू न्यूट्रल। ये स्टैंस चेंज टू न्यूट्रल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टैंस चेंज टू न्यूट्रल? तो ये स्टैंस क्या होते हैं? यूजुअली स्टैंसेस हमारे तीन तरह के होते हैं, लेकिन कई कई जगहों पर चार स्टैंसेस भी मेंशन है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले होता है हॉकिश स्टैंस, दूसरा होता है एकोमोडेटिव स्टैंस, तीसरा होता है हमारा न्यूट्रल स्टैंस और फोर्थ है हमारा कैलिब्रेटेड स्टैंस। ये यूजुअली हमारे चार तरीके के स्टैंस होते हैं, हॉकिश, एकोमोडेटिव, न्यूट्रल और कैलिब्रेटेड। ये चार तरीके के जो स्टैंसेस हैं, ये स्टैंसेस आरबीआई अडॉप्ट करता है कंट्री की सिचुएशंस को देखते हुए। तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है, वो भी समझेंगे क्या होता है, लेकिन हॉकिश स्टैंस का मतलब सिंपल सा है, जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को या रेपो रेट को, इंटरेस्ट रेट या रेपो रेट को बढ़ा दे तो हम कहते हैं हॉकिश स्टैंस है। जब आरबीआई रेपो रेट को कम कर दे तो हम कहते हैं कि वो अकोमोडेटिव स्टैंस है। जब रेपो रेट अनचेंज्ड रहे, जब रेपो रेट अनचेंज्ड रहे तो हम कहेंगे कि वो न्यूट्रल स्टैंस है। और अगर आरबीआई ने न्यूट्रल स्टैंस तो मेंटेन कर रखा है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है रेपो रेट में कुछ बदलाव किया जाए, तो हम कहते हैं ये कैलिब्रेटेड स्टैंस मेथड अडॉप्ट किया है। हॉकिश जब रेपो रेट को बढ़ा दिया गया, एकोमोडेटिव जब रेपो रेट को कम कर दिया जाए, न्यूट्रल जब रेपो रेट में अनचेंज रखा जाए, मतलब जो पुरानी रेपो रेट है वही लगातार चलती रहे, जो कि अभी हुआ है। और चौथा होता है कैलिब्रेटेड स्टैंस, जिसमें रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाता, लेकिन एक हिंट दे दी जाती है कि हो सकता है आने वाले समय में रेपो रेट को कम या ज्यादा हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेपो रेट और इन्फ्लेशन का क्या रिलेशन है।
तो दोस्तों देखो, इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब है जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो। इन्फ्लेशन का क्या मतलब हुआ? जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो हम कहते हैं इन्फ्लेशन है। और इसमें क्या होता है? प्राइस राइज हो जाता है। प्राइस राइज होता है। प्राइस राइज का क्या मतलब है? इकोनॉमी में मनी फ्लो ज्यादा है। इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो ज्यादा है। अब अगर इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? लोगों के पास पैसा ज्यादा है। पीपल हैव मोर मनी विद देम। और अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा है दैट मीन्स दे विल डिमांड मोर, तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि अवेलेबल कार की जो डिमांड है इकोनॉमी में दैट इज फॉर 500 कार्स। 500 गाड़ियों की डिमांड है इकोनॉमी के अंदर, और सप्लाई जो कार की है दैट इज ओनली 100। तो डिमांड 500 गाड़ियों की है, सप्लाई सिर्फ 100 ही गाड़ियों की हो रखी है, तो दैट विल लेड टू डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। अब अगर आरबीआई मान लीजिए रेपो रेट को कम कर देती है, मान लेते हैं एग्जांपल कि आरबीआई रेपो रेट को कम कर देती है, तो क्या होगा? हो सकता है इन 500 के अलावा बाकी 300-400 लोग और गाड़ियां लेने पहुंच जाएं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अच्छा कार लोन तो पहले 8% था, अब 6% हो गया, तो गाड़ियों पे तो लोन कम हो गया, एक काम करते हैं लोन लेने जाते हैं और गाड़ी खरीद लेते हैं। तो आप एक बार समझिए कि 500 लोग ऑलरेडी लाइन में हैं, 100 लोग और इसमें ऐड हो गए तो टोटल लोग 600 हो गए, बट गाड़ियों की सप्लाई तो सेम ही है ना। तो क्या होगा? इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा इकोनॉमी में। तो जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है इकोनॉमी में तो रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है। रेपो रेट विल गेट इंक्रीज्ड। क्लियर हो गई बात? ताकि मनी सप्लाई को कम किया जा सके। अब अगर यही 500 लोगों को यह पता लगा कि गाड़ियों पे तो रेपो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी गई है, तो हो सकता है इन 500 में से 300-400 लोग सोचें बाद में लेंगे गाड़ी, तो क्या होगा? डिमांड सप्लाई थोड़ा मैच कर सकती है। वहीं इकोनॉमी में अगर रिसेशनरी ट्रेंड है, अगर इकोनॉमी रिसेशनरी ट्रेंड फॉलो कर रही है तो क्या होगा? वहीं अगर इकोनॉमी में रिसेशन है तो सप्लाई इज मोर देन डिमांड, सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, प्राइस विल फॉल, प्राइस गिर जाएगी, और अगर प्राइस गिर गई तो मनी फ्लो विल गेट रिड्यूस्ड। इसका मतलब है डिमांड विल लेस। अब यही आप समझिए, गाड़ियां जो डिमांड कर रहे थे वो थी 100 लोग डिमांड कर रहे थे, और सप्लाई है 300 गाड़ियों की। इसका मतलब क्या है? गाड़ियों की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो आरबीआई यहां पर क्या करेगा? रेपो रेट को कम कर देगा ताकि इकोनॉमी में मनी फ्लो को बढ़ाया जा सके। यह रिलेशन होता है रेपो का इन कंपैरिजन टू इन्फ्लेशन। अब एक छोटी सी चीज और यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी 2025 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो हमारा स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया फास्ट ट्रैक बैच फॉर सिविल सर्विसेज 2025। इस बैच में 1000 प्लस लाइव क्लासेस होंगी, आर की क्लासेस होंगी, साथ साथ में आपको अच्छा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। हमारे टीचर्स मेंटर्स आपकी हेल्प करेंगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। उसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और अगर आपको कोई भी मेंटरशिप चाहिए, कोई सोल्यूशन चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन डायरेक्टली टॉक टू आवर टीचर्स एंड मेंटर्स। साथ साथ में 2026 का अगर आपका अटेम्प्ट है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिज्ञा प्लस बैच। और अगर आप कॉलेज में हैं और अपनी तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए है P2I लॉन्ग टर्म बैच फॉर 2027। ये जो हमारा फास्ट ट्रैक बैच है, इसका नया बैच हमारा 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फीस है 20,999, और इस फीस में आप डिस्काउंट और पा सकते हैं, और कम ये फीस हो सकती है इफ यू विल यूज माई कोड दैट इज SBS लाइव। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये जो कोर्स की फीस है ये और कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, स्टडी आई क्योंकि कोई भी कोर्स में आप मेरा कोड इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए, तो बात अब होती है कि अगर मान लीजिए कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देता है, एक एग्जांपल है कि आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया, तो उसका क्या बेनिफिट है इकोनॉमी में? अगर आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा तो सबसे पहला बेनिफिट है कि इससे
लोन्स चीप हो जाएंगे, लोन लेना बहुत आसान हो जाएगा, लोन इकोनॉमी हमारी ग्रो करने लग जाएगी। दूसरा क्या है, इससे डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या है, लोगों के पास और पैसा होगा तो लोग खर्च करेंगे, इससे इकोनॉमी रिवाइव होगी। तीसरा, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो एक तरह से हमारी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। फिर ये इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाएगा। यही हमारा वर्चुअस साइकिल होती है, जिसको मैं आपको समझा देता हूं यहां पर। डिमांड मोर, इंक्रीज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ज्यादा तो इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा तो सेविंग ज्यादा, सेविंग ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा, कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो हमारी इकोनॉमी की जीडीपी विल गेट इंक्रीज, एंड दिस इज द वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी। इसी को इकोनॉमी की वर्चुअस साइकिल भी कहा जाता है। तो दीज आर द बेनिफिट्स, लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स कम होते, लोग लोन लेंगे, लोग लोन लेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर सप्लाई उस हिसाब से नहीं है तो इकोनॉमी इन्फ्लेशनरी प्रेशर फील करने लग जाएगी, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, रिड्यूस रिटर्न ऑन सेविंग, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव यह है कि डिमांड बढ़ाई जाए तो सरकार ये कोशिश करेगी, आरबीआई ये कोशिश करेगी कि सेविंग पर रिटर्न्स कम मिले। तो जब सेविंग्स पर रिटर्न कम मिलेंगे तो लोग क्या करेंगे, सेविंग कम करेंगे और लोग डिमांड ज्यादा क्रिएट करेंगे। तो उस केस में हमारी जो सेविंग्स हैं वो भी कम होगी और बैंक्स का स्प्रेड भी कम होगा। तीसरा, एक्सेसिव बोरोइंग। भारतीयों की एक लैकडाइसिकल एटीट्यूड होता है कि अगर कोई चीज सस्ती मिल रही है तो उसको अभी खरीद लो। अब आपने लगातार बोरो किए जा रहे हो, और अगर मान लीजिए आप उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए, या जिस चीज में आपने इन्वेस्ट किया है वहां से उतना रिटर्न जनरेट नहीं कर पाए, तो इन दैट केस यू विल फॉल इन द डेट ट्रैप। नेक्स्ट इज फोर्थ, asset bubble. Might be many individuals, what will they'll do, they will borrow money and invest in the stocks, that will artificially increases the stock prices as well. लेकिन जब बबल बर्स्ट होगा तो उसमें मार्केट जब कोलैप्स करेगा तो रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी। रुपी विल स्टार्ट डेप्रिशिएटिंग, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इज मोर, सिस्टम में रुपए ज्यादा है और डॉलर जो है वो कंपैरेटिवली कम है सिस्टम में, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और रुपी की एक्सेसिव सप्लाई की वजह से रुपी विल स्टार्ट डेप्रिशिएटिंग। एंड लास्ट इज दैट, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि अगर लगातार दे विल गिव द बोरोइंग, लगातार वो लोन दिए जा रहे होंगे तो डिपॉजिट्स कम आएंगे, और जब डिपॉजिट्स कम होंगे तो उनका जो स्प्रेड है, व्हाट इज स्प्रेड, डिफरेंस बिटवीन द डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग। जैसे अगर बैंक 6% का इंटरेस्ट आपको दे रहा है डिपॉजिट पे, तो बैंक 8% पे लोन देगा, जो 2% का डिफरेंस है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, with reference to effect of decrease in the repo rate by Reserve Bank of India, which the following statement is correct। अगर repo rate decrease हो जाती है तो क्या हो सकता है? Decrease in repo rate encourage bank to borrow more from RBI, that's true। Decrease in repo rate likely to reduce interest rate on loan offered by commercial bank, that is correct। Decrease in repo rate can lead to increase in investment, this is true, because लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा। And fourth, appreciation of currency, no, it will lead to depreciation of currency because money flow जो है सिस्टम में ज्यादा हो चुका होगा। तो करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। सो गाइस, ये था रेपो रेट का कॉन्सेप्ट। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस समय मैं इकोनॉमी स्टडी आईक्यू में पढ़ा रहा हूं और मेरी अलग अलग क्लासेस यहां पर हो रही हैं। डेली 2:30 PM पर मंडे टू सैटरडे मैं इकोनॉमी के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करता हूं, जो हमारा डेली न्यूज़पेपर में आता है। इसका मतलब है दिन में 2:30 बजे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के आर्टिकल्स या न्यूज हैं उनका हम डेली डिस्कशन करते हैं मंडे टू सैटरडे। साथ साथ में जो लोग इकोनॉमी को ढंग से प्रिपेयर करना चाहते हैं, जिनको इकोनॉमी एक टफ सब्जेक्ट लगता है, जिनको लगता है कि इकोनॉमी के बेसिक्स हमें नहीं क्लियर हैं, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रमेश सिंह, जो इकोनॉमी की बहुत अच्छी किताब है, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक पूरी इकोनॉमी डिटेल्ड फॉर्म में हम पढ़ेंगे। और ये वीडियो आपको डेली मिलेगा शाम को 7, 7:30 बजे के आसपास। तो आप उससे अपनी इकोनॉमी के प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, साथ साथ में अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि इकोनॉमी को लेकर हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है। और स्टडी आईक्यू को आप कोई भी कोर्स या कोई भी मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो डू ज्वाइन विथ do purchase it from my code, that is SBS Live। SBS Live मेरा कोड है, इसका इस्तेमाल कर आप स्टडी आईक्यू का कोई भी कोर्स या कोई भी मॉड्यूल्स, कोई भी किताबें खरीद सकते हैं। सो
आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिस पे मैं आपके डाउट्स बता सकता हूं, जिस पर मैं आपको बुक सजेस्ट कर सकता हूं। आपकी जनरल क्वेरी जो इकोनॉमी को लेकर है, आई विल एड्रेस दैट, एज वेल एज जो भी इकोनॉमी का कुछ रेलिवेंट न्यूज मुझे पता लगती है, तो आई विल शेयर दैट। सो टिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ, बी प्रोटेक्टेड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।